26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह पर्पल डे के रूप में भी जाना जाता है। मिर्गी जागरूकता के समर्थन में लोगों को बैंगनी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिन के लिए एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य मिर्गी से जुड़े कलंक को दूर करना है। मिर्गी से पीड़ित लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं, खासकर जब उनकी मिर्गी को नियंत्रित किया जाता है। तो आइए इस खास अवसर पर मिलते हैं नागपुर के मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर पलक जायसवाल से हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर पलक जायसवाल। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और नागपुर बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर पिछले 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन यवतमाल जीएमसी से किया था एमबीबीएस। उसके बाद फिर मैंने मुंबई मेरे जेजे हॉस्पिटल से जनरल सर्जरी किया था और उसके बाद फिर मैं श्री चित्रा इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम से मैंने एमसीएच न्यूरो सर्जरी किया है। उसके बाद वहीं से फेलोशिप भी किया है सेरेब्रोवास्कुलर स्कल बेस सर्जरी में और उसके बाद फिर मैं आज नागपुर में 3 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, आज विशेष कार्यक्रम इस चर्चा में हम आपसे चर्चा करेंगे मिर्गी, जो एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, मिर्गी बहुत बहुचर्चित बीमारी है, इसके बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि मिर्गी क्या होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है वो कई हजारों सैकड़ों न्यूरॉन्स से बना हुआ है। तो ब्रेन में जो तंत्रिकाएं होती है बेसिकली उसको न्यूरॉन्स कहा जाता है और ये कई सारी तंत्रिकाएं मिलकर वो ब्रेन बनाती है। ये जो न्यूरॉन्स है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के द्वारा वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है। जब कभी ऐसा हो जाता है कि ये न्यूरॉन्स में कुछ खराबी आ जाती है या फिर उनमें कोई उथल पुथल हो जाता है तो उसके वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस है वो एक अलग रफ्तार में बढ़ना चालू हो जाता है। अचानक से उसमें वृद्धि हो जाती है और जब ये वृद्धि हो जाती है इसी की वजह से मिर्गी का दौरा आता है। जब ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आना चालू हो जाए तो उसकी वजह से मिर्गी आती है। सर, मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो प्रमुख तौर पर मिर्गी के समय जब दौरा पड़ता है तो क्या होता है सर? एक्चुअली क्या बताएंगे आप? मिर्गी का दौरा किस तरह का होता है? देखिए, मिर्गी के दौरे में कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उसकी शुरुआत होने से पहले पेशेंट को कुछ चीज़ें समझ में आ सकती है, जैसे कि उसको एक अजीब सा स्मेल आ सकता है, उसके मुंह में एक अलग से टेस्ट आ सकता है, पेट में फूला जैसा लग सकता है, डटे जैसा लग सकता है। उसके बाद में उसे चक्कर जैसा आ सकता है, सिर भारी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मिर्गी का जो एक्चुअली दौरा है वो चालू होता है, जिसके अंदर में पेशेंट बेहोश हो सकता है, उसके हाथ पैर में कंपन आ सकती है, कड़क हो सकता है, हाथ पैर एकदम टाइट हो सकते हैं, पेशेंट बेहोश हो सकता है, मुंह से फेस निकल सकता है, आंखें ऊपर जा सकती है, जीभ दब सकती है, जीभ कट सकती है और पेशाब कर सकता है कपड़ों में, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद का फिर है मिर्गी के बाद का या दौरे के बाद में पेशेंट काफ़ी समय तक बेहोश रह सकता है और धीरे धीरे फिर उसमें रिकवरी आती है। सर, मिर्गी के कितने लगभग प्रकार होते हैं और क्या मिर्गी किसी भी एज कैटेगरी वालों को हो सकती है? जी हाँ, मिर्गी ऐसा कुछ नहीं है कि मिर्गी सिर्फ बच्चों में या फिर सिर्फ बूढ़े लोगों में हो सकता है। मिर्गी कोई भी एज में आ सकता है, वो किसी भी जाति, किसी भी कास्ट रिलीजन को नहीं देखता है, वो किसी में भी हो सकता है। ना कोई मेल फीमेल ऐसा कुछ ये नहीं है कि इसी में लोगों में ज़्यादा होगा करके। मिर्गी हर किसी में बराबर हो सकता है। और प्रकार मिर्गी के मेनली अपन 2 बोलेंगे, 2 प्रकार होते हैं। जैसे पहला एक होता है जनरलाइज, जिसके मतलब ब्रेन के सारे हिस्से में मिर्गी का दौरा आता है, जैसे मतलब पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से पूरे शरीर में इस तरह मिर्गी आएगा, मिर्गी का दौरा आएगा। और एक होता है इसी में पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। दूसरा एक होता है फोकल सीजर्स या फिर फोकल एपिलेप्सी, जिसके अंदर में ब्रेन का एक हिस्से में ही मिर्गी का दौरा स्टार्ट होता है और वो वहीं तक के सीमित रहता है। उसकी वजह से पेशेंट के एक हाथ या एक पैर में झटके आएंगे और हो सकता है इसमें पेशेंट का होश बना रहे या उसका एक सेमी अनकॉन्शियस लेवल पे जा सकता है। सर, अगर मिर्गी की जांचने की बात करें, मिर्गी डायग्नोस करने की बात करें तो क्या क्या पद्धति उपलब्ध है मिर्गी जांचने के लिए? देखिए, मिर्गी जांच करने के लिए, मिर्गी या एपिलेप्सी के इवैल्यूएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका हिस्ट्री जानना कि कैसे हुआ है। पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट तो हिस्ट्री देगा ही देगा कि उसे मिर्गी के समय क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था। हो सकता है पेशेंट को याद ना भी हो। उसके साथ में जो लोग थे, उसके रिश्तेदार या उसके साथ में काम करने वाले लोगों का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है।
वो बताएगा कि ये कितने देर हुआ था, कितने देर तक ये चला था, उसके पहले कोई प्रॉब्लम था, जैसे कुछ पेशेंट ने कुछ समय के लिए खाया पिया नहीं था, बेहोश था, जो भी चीज़ रहेगा। उसके बाद फिर पेशेंट का कि मिर्गी के टाइम पे क्या हुआ था, कि इसे पेशेंट गिर गया था, उसके मुंह से फेस वगैरह आया था, यूरिन पास कर दिया था, टाइट हो गया था, या एक आटा देख ही जा रहा था। ये हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम पूरा पेशेंट का इवैल्यूएशन करेंगे, उसका मेमोरी कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसके पावर, वेरियस ग्रेड्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सभी चीज़ों का जांच किया जाएगा, थायराइड का जांच किया जाएगा, किडनी का जांच किया जाएगा, ब्लड में सोडियम पोटेशियम का जांच किया जाएगा, ये सारी चीज़ें अपन देखा जाता है। उसके बाद आता है EEG, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, जिसके चलते हैं जैसे हार्ट का ECG किया जाता है, वैसा उसी तरह से ब्रेन का EEG होता है, जिसके अंदर में ब्रेन में वेव्स जो आ रहे हैं वो उससे मालूम पड़ेगा कि कौन से हिस्से से सीजर या मिर्गी चालू हो रही है, बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट है क्या उसका, वो चीज़। इसके बाद में आता है वीडियो EEG, जिसमें कि EEG करते हुए अपन उसका मॉनिटरिंग भी करेंगे, वीडियो मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिसके साथ में जब उसको झटका आ रहा है, मिर्गी आ रहा है, उसके साथ में पेशेंट का एक्चुअली कैसा हुआ था, पेशेंट में किस तरह का मिर्गी आया था, वो चीज़ अपने को वीडियो के साथ में कोरिलेट किया जाएगा। फिर आता है MRI और CT स्कैन करके देखेंगे कि कहीं ब्रेन में कोई गांठ तो नहीं है, कोई खून का थक्का तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, या कहीं लकवा तो नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें देख के समझ में आएगा। जी सर, अगर किसी को TB यानी कि डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में किन किन सुविधाएं की उपलब्धता फिलहाल में है? देखिए, मिर्गी के इलाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दवाई, कुछ मेडिसिन दी जाती है, उसका डोज, उसका पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का फ्रीक्वेंसी, सीजर्स की फ्रीक्वेंसी कैसी रही है, कितना ड्यूरेशन रहा है, वो सब को लेते हुए उसे अप्रोप्रिएट मेडिसिन चालू की जाती है। कई बार पेशेंट को 2 या 2 से ज़्यादा भी मेडिसिन लगती है, उसका डोसेज एडजस्ट किया जाता है, जिससे मिर्गी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फिर होता है सर्जरी। अगर पेशेंट को कोई गांठ है, ब्रेन में कोई गांठ है या खून का कोई थक्का है, तो उसी के लिए फिर अपन कोई सर्जरी करके उसको निकाला जा सकता है। कोई गांठ नहीं दिख रहा है, अगर कुछ नहीं है, तो और भी इसके अलावा कुछ और सर्जिकल ऑप्शन रहते हैं, जैसे रिसेक्टिव सर्जरी होती है, स्टिमुलेशन सर्जरीज होती है। तो ये सब अपन किया जा सकता है। यहाँ पर मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए 2 से अधिक मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है। और इसके अलावा होता है डाइट मॉडिफिकेशन। ये खासकर ये बच्चों में यूज़ किया जाता है डाइट मॉडिफिकेशन, जिसे हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, जिसमें फ़ैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम की जाती है, और एक नॉर्मल लेवल पे प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, ताकि मैक्सिमम चीज़ें पेशेंट को फैट के थ्रू की जाए। सर, आमतौर पे जब दौरा किसी को आता है तो लोग जो होते हैं आजू बाजू के, ये प्राथमिक तौर पर अपने ही जो वैद्य के जो ये है उपाय वो कर देते हैं। कोई बदबूदार मोजा सुंघा देता है, कोई प्याज फोड़ के सुंघा देता है, कोई नीम की पत्तियाँ ला के आजू बाजू बिछा देता है। किसी की सोच होती है कि जिसको मिर्गी आई उसके शरीर में भगवान आ गए, माता आ गई है। तो ये अलग अलग तरह के मिथ है, लेकिन प्रमुख तौर पर अगर किसी को दौरा आता है तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप शांत रहें, आप काम रहें। पेशेंट के जो है वो अगर उसे मिर्गी आ रहा है तो उसे पहले ज़मीन पे लिटा दिए, और उसके बाद में उसे एक करवट पे लिटा के रखें। सर के नीचे कोई सॉफ्ट तकिया या पिलो रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसके ये सब चीज़ें ना करें जो आपने बताया है कि उसे मोजा सुंघाई, इससे कुछ नहीं होता है। उसके मुंह में कोई दवाई या पानी या फिर उसके मुंह में उंगली ना डालें, उसे रोकने की कोशिश ना करें। और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो मिर्गी का प्रकार कैसा था, किस तरह से आया था, और उसका टाइमिंग नोट करें कितने देर तक के रहा। अगर ये 5 मिनट से ज़्यादा चल रहा है या एक बार आके दोबारा विदिन 5 मिनट्स आता है, तो वो पेशेंट को तुरंत ही इमरजेंसी में हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना पड़ेगा। जी सर, मिर्गी का जो पेशेंट होता है उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली सर्वाइव करती है। रीज़न ऐसा है कि हमारे समाज का जो देखने का तरीका है वो मिर्गी के पेशेंट के तरफ देखने का कुछ अलग ही है। अगर किसी को मिर्गी हो जाती है वो व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे जो मिर्गी सर्वाइवल है या ऐसे मिर्गी सर्वाइवल जो परिवार है जो मिर्गी की एक बीमारी की वजह से पूरे परिवार प्रताड़ित होकर जी रहा है, ऐसे लोगों को जो आपको देश दुनिया के लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या एक अपना महत्वपूर्ण मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि मिर्गी एक छूत की बीमारी नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी वर्ग के लोगों को हो सकता है, किसी भी आयु के लोगों को हो सकता है, और ये किसी एक से किसी और में नहीं जाता है।
आज के डेट पे हमें ये चीज़ समझना है कि ये पेशेंट हमारे ही जितने एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा ही है, एक तरह का इसके साथ में बीमारी है जिसे हम मेडिसिन और सर्जरी की ज़रूरत ठीक किया जा सकता है, काफ़ी कंट्रोल में किया जा सकता है। इन्हें अकेले अलग रखने से अच्छा इन्हें इन्वॉल्व करके रखें, इन्हें वही तरह से स्पोर्ट्स खिलाएं जैसे आप लोग कर रहे हैं, हर तरह के स्कूल में सेम तरह के स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ ये नहीं है कि ये बच्चों को दूर रखा जाए या इस तरह के लोगों को अलग रखा जाए, इनको सबको साथ में लेके चलना होता है। जी सर, अगर मिर्गी या मस्तिष्क के अन्य किसी व्याधि से संबंधित किसी को अगर आपसे संपर्क करना है या आपसे सुझाव या परामर्श लेना है तो वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आएगा नीचे में लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मैं आपको मेल देता हूँ। जी सर, अगर मैं आपके क्लिनिक की बात करूँ तो कौन कौन सी प्रमुख तौर की फैसिलिटीज़ आपके क्लिनिक में अवेलेबल है? हम हमारे यहाँ पर ईजी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, MRI और CT स्कैन भी करा सकते हैं यहाँ पर। बाकी पूरी तरह से हम लोग इसका चार्ज करते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ साथ हम इसके लिए जो सर्जरी रिक्वायर्ड है हम वो तरह की सर्जरी भी हमारे यहाँ पर की जाती है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, क्या मिर्गी पूरी तरह ठीक हो सकता है? डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का मिर्गी है और इसकी वजह क्या है। अगर ये कई 50% लोगों में ये मिर्गी का कारण ही नहीं समझ में आता है, इन्हें सिर्फ दवाई के माध्यम से हम ठीक किया जाता है और काफ़ी पेशेंट में देखा गया है ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में रहता है। बचे हुए 50% लोगों में कई बार ये किसी ट्यूमर की वजह से अगर आ रहा है तो वो ट्यूमर निकाल के उसे ठीक किया जा सकता है। अगर कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक बहुत ही कॉमन तरीका है जिसकी वजह से इंजरी होती है, तो ये चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि मिर्गी ना हो, है ना। तो ये चीज़ों के लिए हमें ध्यान देना है कि मिर्गी की जो कारण है, जैसे कि अगर आपने दवाई, अगर कोई पेशेंट को मिर्गी की दवाई चालू है, आप वो दवाई रेगुलरली लेते रहे, पौष्टिक आहार ले, साथ में नींद प्रॉपर ले, कोई स्ट्रेस चीज़ वाली चीज़ों को अवॉइड करें, तो हम ये सब चीज़ों से मिर्गी को दूर रख सकते हैं या इसके झटके से बचा जा सकता है। और समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है कि लोगों को ये मालूम रहे कि ऐसे पेशेंट के साथ में कैसे रहा है। धन्यवाद सर।